नमस्कार, लोकसभा टीवी की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु साबित होता है। वर्तमान समय में केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में देश के शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धियां दी हैं, भारत की शिक्षा के स्तर और उसकी गुणवत्ता को बनाने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं, लोकसभा टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में चर्चा इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, क्योंकि किसी भी देश के विकास की नींव उसके शिक्षा के स्तर पर टिकी होती है। और आधुनिक पुरातन वैदिक गुरुकुल की परंपराओं से लेकर के 21वीं सदी के भारत की अत्याधुनिक वर्चुअल क्लासरूम तक के सफ़र में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव भी हमने देखे हैं। लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि आने वाले समय में भारत के लिहाज से शिक्षा का क्षेत्र कैसा होगा। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर JS राजपूत। सर, बहुत बहुत स्वागत लोकसभा टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में। चर्चा की शुरुआत हम करें, शिक्षा के क्षेत्र के महत्वपूर्ण मायनों को हम समझें उसके पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। अच्छे दिन। 2 साल पहले अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन 2 सालों के दौरान ऐसी दिशाओं में कई नए कदम उठाए हैं जिसके बारे में पहले ध्यान नहीं दिया गया था। बीते 2 साल में नई तकनीक के इस्तेमाल, बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ शिक्षण के स्तर को सुधारने पर जोर दिया गया है। इस दौरान ई पाठशाला, सारांश, शाला दर्पण, NCERT की किताबों को मोबाइल पर उपलब्ध कराने के जैसे अनूठे काम किए गए हैं। साथ ही 23 सालों के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति को तैयार करने की कवायद शुरू की गई है, जिससे युवा वर्ग की आकांक्षाओं और आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार बनाया जा सके। 2 सालों में कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम के तहत 320 करोड़ रुपए के खर्च पर सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और कक्षाओं के साथ ही हॉस्टल में भी वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध कराने की मुहिम चलाई गई है। बीते 2 सालों में ही बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को टाइम्स हाई एजुकेशन रैंकिंग में पहले 100 संस्थानों में शामिल होने का गौरव हासिल हुआ। टाइम्स की रैंकिंग में शामिल ये पहला भारतीय संस्थान है। इसी दौरान दिल्ली IIT को QS की 200 संस्थाओं की सूची में शामिल होने का मौका मिला। स्पष्ट है कि भारतीय शिक्षा संस्थान अब अनुसंधान और शिक्षण स्तर के मामले में वैश्विक संस्थानों का मुकाबला करने में लगे हैं। स्कूली लड़कियों की कक्षाओं में उपस्थिति बढ़ाने की मुहिम के तौर पर साल 2015 में स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत स्कूलों में शौचालय बनाने के लक्ष्य को 100% पूरा किया। मिड डे मील के तहत 2015-16 में 9 करोड़ 60 लाख बच्चों को फायदा पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, बच्चे स्कूल जाएं और उनको मिलने वाले शिक्षण के स्तर में लगातार सुधार हो, इसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को हर 5 साल में नवीनीकरण करने का प्रावधान किया गया। इससे शिक्षकों के स्तर में लगातार बेहतर बनाने में मदद मिल पाएगी। HRD मंत्रालय के कुछ अहम कदम: नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना, 14 विश्व स्तरीय केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 374 डिग्री कॉलेजों की स्थापना, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के विस्तार हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की योजना, गरीब छात्रों को शिक्षा ऋण स्कीमों पर ब्याज सहायता देने के लिए नई योजना, बालिका छात्रावासों का निर्माण, राज्य विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को सहायता प्रदान करना, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण के लिए योजनाएं, नीति एवं मूल्यांकन हेतु अंतर विश्वविद्यालयी अनुसंधान संस्था। बुनियादी शिक्षा तक सबकी पहुंच होने से ही भारत जैसे विकासशील देशों को वैश्विक ताकत बनाने में मदद मिल सकती है। सर्व शिक्षा अभियान से हर एक व्यक्ति तक बुनियादी शिक्षा की पहुंच हो गई है। अब जोर है इस शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा पैसा देने का प्रावधान किया, जिसके बाद एजुकेशन सेक्टर को काफी प्रोत्साहन मिला है। नए IIT और IIM संस्थान खोले जाने के अलावा नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से छात्र काफी उत्साहित हैं। इससे देश में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री
स्मृति ईरानी ने शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि ऑनलाइन कोर्सों का नया खाका तैयार किया जाए ताकि वर्चुअल क्लासरूम से ज्यादा छात्र जुड़ पाएं। ज्ञान इनिशिएटिव के तहत उच्च भारतीय संस्थानों के साथ विदेशी संस्थानों के सहयोग का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत 38 देशों के विशेषज्ञों ने भारतीय संस्थानों में 352 पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 साल के डिग्री कोर्स को खत्म कराने में भी स्मृति ईरानी के मंत्रालय की अहम भूमिका रही। यूपीएससी की सीसेट परीक्षा में अंग्रेजी पेपर के अंकों को मेरिट में न जोड़े जाने का अहम फैसला भी स्मृति ईरानी के नाम ही जाता है। इसके अलावा भी कई अहम योजनाएं एचआरडी मंत्रालय ने शुरू की हैं। नई दिशा, नए कदम, शुरुआती लिखना पढ़ना, गणित और विज्ञान की पढ़ाई पर खासा ध्यान, पढ़े भारत बड़े भारत नाम से नया कार्यक्रम शुरू, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लड़कियों के स्कूलों को सरकारी मदद का ऐलान, सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट बनाने की योजना को अमली जामा, आईआईटी में दाखिले के लिए महिलाओं की विशेष काउंसलिंग की कोशिश, तकनीकी शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने पर जोर, गरीब छात्रों के माता पिता को सम्मानित करने की व्यवस्था, गरीब दलित, अल्पसंख्यक, ट्राइबल समुदाय के लिए स्कॉलरशिप, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की कोशिश, मंत्रालय की वेबसाइट पर हर जिले के स्कूलों की जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश, टीचर्स डे पर पहली बार प्रधानमंत्री ने बच्चों से सीधी बातचीत की, विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में वैदिक शिक्षा को शामिल करने की पहल, एचआरडी मिनिस्ट्री ने शुरू की ई लाइब्रेरी, कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलिटेक्निकों का उप मिशन, शिक्षुता प्रशिक्षण की योजना, नेपाल भारत के छात्रों के बीच में मैत्री स्कॉलरशिप स्कीम शुरू। दुनिया के कुल बच्चों का 5वां हिस्सा हिंदुस्तान में रहता है और यही बच्चे बड़े होकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन मासूमों के कंधों पर बस्तों का बोझ इतना बढ़ गया है कि हालात चिंताजनक स्तर पर पहुंच गए हैं। सालों के इंतजार के बाद बच्चों को बस्ते के बोझ से छुटकारा मिल सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की पहल पर भविष्य में कक्षा 2 तक के बच्चों को भारी बैग से छुटकारा मिल सकता है और ऊपरी कक्षाओं के बच्चों का भी बस्ता हल्का होगा। नए नियमों के मुताबिक अब किताबें स्कूल को ही संभालनी होंगी। बच्चों को भारी बैग लेकर स्कूल जाने और घर लाने की जरूरत नहीं होगी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने देश भर के आईआईटी संस्थानों में विकलांग छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का ऐलान किया। देश को और अधिक मुक्त विश्वविद्यालयों और पत्राचार पाठ्यक्रमों की मदद के क्षेत्र में भी मंत्रालय अभूतपूर्व काम कर रहा है। इसके अलावा इंटरनेट नेटवर्क की मदद से अच्छी गुणवत्ता वाले व्याख्यान मुहैया कराने की भी तैयारी हो रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी यानी ई लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जिसके बाद छात्र अब एक क्लिक पर अपनी मनपसंद किताबें पढ़ पाएंगे। इस ई लाइब्रेरी में 40 लाख किताबों और 50 लाख शोध पत्रों को जोड़ा गया है। सरकार की कोशिश अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में बड़े पैमाने पर फेरबदल करने की है। सरकार अपने 2 साल के कामकाज को 2 साल कामयाब नारे के साथ लोगों तक पहुंचाने की कोशिशों में जुट गई है। कुल मिलाकर इन 2 सालों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में शिक्षा और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की हैं और सरकार का ये कदम अनवरत जारी है। चलो स्कूल तुमको पुकारे, चलो स्कूल तुमको पुकारे। शिक्षा मेरा अधिकार है। इन 2 सालों में केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं। राजपूत साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, तो प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम सबसे पहले चर्चा लें तो प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा जिससे कि भूमिगत नीतिगत बदलाव हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रारंभिक शिक्षा ही हमारी नींव है शिक्षा की। इसकी गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी उतना ही आगे चल कर के उच्च शिक्षा में हम बातें कर सकेंगे। तो हमारे यहाँ पर सन 2002 के बाद बड़ी चर्चा हुई सर्व शिक्षा अभियान की जी, जो प्रारंभिक उसके लिए था। 2010 में एक्ट बनने के बाद लागू भी हुआ और इस सरकार ने आने के बाद उसको बड़े ही सहेजने के ढंग से आगे बढ़ाया है, क्योंकि हर स्कूल तक पहुंचना, राज्य सरकारों की मदद करना, तो सबसे बड़ा काम ये हुआ है। इन्होंने इस पर भी ध्यान दिया है कि स्कूलों में सामग्री पहुंचे, प्रयोगशालाएं वहाँ पर बने और आवश्यकता पड़े जहाँ आवश्यकता तो है ही है कि हर स्कूल को कंप्यूटर से किसी न किसी प्रकार से जोड़ने की प्रोसेस जो है
वो प्रारंभ कर दी जाए। और ये प्रारंभ हो गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि हमारे पास इतने स्कूल हैं, इतने अध्यापक हैं, और भारत की संख्याएं जब हम लोगों को बताते हैं कि 12 लाख स्कूल हैं या हमारे पास 80 लाख 1 करोड़ के करीब अध्यापक हैं, तो लोग अचंभा करते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है कि हमने करीब 20% साक्षरता दर से शुरू किया था जब हम आज़ाद हुए, और आज हम 75-78 के आसपास हैं। ये अपनी और जनसंख्या इस बीच में 3-3.5 गुने बढ़ी। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब एक बड़ी समस्या जो इस सरकार के सामने आई है और जिस पर उन्होंने चर्चा की है, वो है इसकी गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए। जी। गुणवत्ता बढ़ाना ही सबसे अधिक आवश्यक है। और इसलिए आपने सुना होगा कि स्कूलों में अध्यापक पहुँचे समय से, जी। उसके लिए प्रबंध किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात की जा रही है, अध्यापकों और बच्चों के चित्र लगाने की अटेंडेंस की बात हो रही है, अटेंडेंस की बात हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं हमें सच्चाई से वो साबका रखना चाहिए कि समय से अध्यापक अगर नहीं पहुंचेगा तो बच्चा क्या करेगा। दूसरा, कुछ चीज़ें जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्कूल में पीने का पानी नहीं होने से बच्चे के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्कूल जाता नहीं। ठीक है। अगर वहाँ पर शौचालय नहीं है तो उसका प्रभाव पड़ता है। अगर छत आपकी टूटी हुई है या स्कूल का कुल वातावरण अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से ये इस सब को सुधारने के लिए सरकार बहुत प्रयत्नशील है। हालांकि एक बात मैं और कह दूँ, ये स्कूलों का, प्रारंभिक स्कूलों का उत्तरदायित्व तो सारे का सारा राज्य सरकारों का होता है। बिल्कुल। और केंद्र सरकार के बहुत कम स्कूल हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं। नवोदय में तो प्राइमरी नहीं है, लेकिन हाँ कक्षा 6 से शुरू होता है। उसके बावजूद अनेक प्रकार से सहायता केंद्र सरकार कर रही है। ठीक है। और वो जानते हैं, क्योंकि जो समझ है, मैं उसकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि सरकार ये मानकर चलती है कि जब हमारी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आलोचना होती है कि हमारी रिसर्च कमज़ोर है या हम उतने शोध पत्र नहीं प्रकाशित कर रहे हैं, बड़े आविष्कार नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ तो आप देखिए जो भी है, लेकिन उसकी जड़ कहाँ से होगी? जड़ तो वहीं से होगी। बिल्कुल, क्योंकि तो ये प्रारंभिक शिक्षा ही है। और उसमें हमने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान, शासकीय शालाओं में 100% शौचालय बनाए जाएं, मध्याह्न भोजन की कवायद, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो धरातल पर क्रियान्वित हुई हैं इन 2 सालों में, ऐसा लग रहा है। नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ मैं स्कूलों में गया हूँ और अभी कुछ दिन पहले हम लोग काफ़ी जगह गए जी, हमने देखा कि कम से कम एक जागरूकता आई है, एक सजगता आई हुई है शिक्षा के क्षेत्र में। और एक स्कूल के अध्यापक से लेकर के विश्वविद्यालय के कुलपति तक कोई भी ऐसा नहीं है जो आलस कर सके जी। उन्हें पता है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी सूचना ले सकता है। तो उससे क्या हो, जो सतर्कता आती है और सजगता आती है, ये 2 चीज़ों की हमारे यहाँ बड़ी कमी रही है। ठीक है। और इस कमी को पूरा करने के लिए इस सरकार को हमें श्रेय देना चाहिए और संभवतः वे टेक्नोलॉजी का भी पूरा सहारा ले रहे हैं। ठीक है, और लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो लगता है। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये कि शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, माध्यमिक शिक्षा की बात करें, शिक्षकों का अभाव एक बहुत बड़ी समस्या है। हम देखते हैं स्कूलों में शालाएं हैं, बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक वहाँ पर नहीं है। ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह की समस्याएं रहती हैं, शासकीय स्कूलों में खास तौर से। आप मान रहे हैं कि ये बड़ी चुनौती है, इसके लिए भी ज़्यादा अभी होमवर्क करने की ज़रूरत है? देखिए, ये चुनौती पिछले कई वर्षों से हमारे सामने उभरी है जी, कि अध्यापकों की नियुक्तियों में काफ़ी असमानताएं हैं राज्यों में, और नियुक्तियां करीब करीब नहीं हो रही हैं, या हो रही हैं तो थोड़े से मानदेय पर हो रही हैं। बिल्कुल। अब उससे क्या हुआ, उससे गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि शिक्षक ये सोचेगा मुझे इतना वेतन नहीं मिलता है, फिर मैं इतनी मेहनत नहीं। वो शिक्षक चाहे प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे विश्वविद्यालय का अतिथि शिक्षक हो, जब तक उसको एक स्थायित्व नहीं मिलता है, जब तक उसका विश्वास नहीं बढ़ता है, तब तक आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि अपने को पूरी तरह उसमें लगाएगा। बिल्कुल। अध्यापक तो वो होता है जो तन मन से बिल्कुल पूरी तरह विद्यार्थियों के प्रति समर्पित हो जाए और समय का ध्यान न रखे। हमारे यहाँ अध्यापन की जो परंपरा है उसको हम सब लोग जानते हैं कितनी सशक्त रही है, और अध्यापक को ये लगता है कि मैं देश के भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ, मैं नई पीढ़ी का निर्माण कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ 2 कमियाँ हो गई। एक तो अध्यापकों की नियुक्ति में राज्य सरकारें पिछड़ गई, विश्वविद्यालय भी पिछड़े। एक कमी और है जी, कि स्कूल के अध्यापकों का जो प्रशिक्षण होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, क्योंकि आज से करीब 15-20 साल पहले करीब 2000 प्रशिक्षण महाविद्यालय थे, आज करीब 16,000 हैं।
तो उससे क्या है, जब कोई भी ऐसी व्यवस्था हो जो है बहुत ज़ोर से बढ़ती है तो उसकी गुणवत्ता में कुछ न कुछ कमी आती है, और वो कमी इसमें ज़्यादा आ गई है। तो वो एक हमारी इस समस्या मामले है। में केंद्र सरकार ने इस टीचर्स मामले ट्रेनिंग में, प्रोग्राम हाँ। की शुरुआत की है, उसको कैसे देख रहे हैं? इस मामले में केंद्र सरकार ने जो इसके लिए संस्था है उसको सुदृढ़ किया है, उसको उत्तरदायित्व और अच्छे ढंग से बताया है, और उसके साथ एक और बड़ा काम किया है। पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर उन्होंने टीचर ट्रेनिंग के लिए एक बहुत राष्ट्रीय संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया है। इसके और भी विस्तार होंगे। वहाँ पर इस बात का शोध होगा कि आज के अध्यापक को तैयार करने के लिए किस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए, क्या उसे बताया जाना चाहिए, क्या उसे स्वयं सीखना चाहिए, उसका अनुभव जैसे जैसे बढ़े कैसे लाभ होना चाहिए। जो भी शोध और सर्वेक्षण अध्यापकों की तैयारी में होने चाहिए वे इस समय वहाँ पर प्रारंभ हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ अपने आप में ये पहला राष्ट्रीय स्तर का अध्यापक बनाने का विश्वविद्यालय होगा, जो अपने में एक बहुत बड़ा काम है, बड़ा नवाचार। ठीक है। क्योंकि अध्यापक अगर नहीं है, चाहे वो स्कूल हो, जैसे मैंने कहा, और स्कूल में बच्चे को हम कह देते बच्चा फेल हो गया, मुश्किल है कि बच्चा कभी फेल नहीं होता जी। फेल तो व्यवस्था होती है, या अध्यापक होता है, या नीति हो सकती है, या पुस्तक की अनुपलब्धता हो सकती है। यहाँ पर एक बात और मैं आपसे कहूँ, इस पर सरकार ने बहुत ध्यान दिया। अब एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें डिजिटाइज हो गई, बिल्कुल। तो वो बच्चों को उपलब्ध है, तो वो अब समस्या नहीं रही जो पहले होती थी कि इतने महीने पुस्तक नहीं मिलेगी या नहीं होगा। बाकी राज्य सरकारों को भी ये सरकार बार बार कहती है कि आप बच्चों को पुस्तकें समय से दीजिए, जी। जो भी उन्हें देना है, जैसे मान लीजिए आपको डिश देनी है वो दीजिए। हम लोगों ने कुछ दिन पहले मिड डे मील का कार्यक्रम देखे, और कहीं कहीं जाकर के हमें अपेक्षा से अधिक सतर्कता मिली कुछ राज्यों में, जहाँ पर लोगों से पूछा कि इतना अच्छा आप कैसे कर पा रहे हैं। उनका बच्चे तो बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे वैसे ये बच्चे। ये भावना अगर पैदा हो जाए जी। अध्यापकों में, और या जो लोग उनको स्वेटर देते हैं, कपड़े देते हैं, जूते देते हैं, तो निश्चित रूप से ये देश के लिए बहुत अच्छा है। स्कूली बच्चों को बस्ते के बोझ से छुटकारा मिलेगा। हाँ। इस महत्वपूर्ण प्रयास को शिक्षा के कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसके लिए पहले भी प्रयास हुए हैं, और अभी भी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। जी। इन्होंने नई शिक्षा नीति बनाने के लिए जो प्रणाली अपनाई वो अपने आप में अद्भुत है। हर एक पंचायत से, हर एक जगह से, हर व्यक्ति से कहा गया कि आप जो भी हमें सुझाव देना चाहते हैं दीजिए, और हजारों की संख्या में वो सुझाव आए हैं। हर प्रकार से आए, हर स्तर से आए। मंत्रालय ने उनका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद एक उन्होंने समिति बनाई, जी। और उसको वो दिए, कुछ विश्लेषण करके भी दिए, और नई शिक्षा नीति का निर्माण करने को कहा है। नई शिक्षा नीति सरकार कुछ दिनों में बताएगी, जी। लेकिन ये समस्याएं सब उभरी हैं। मतलब ये कि देश के लोग मंथन हुआ है, विचार मंथन हुआ है। विचार सबसे बड़ी बात मंथन ये है। राष्ट्रीय स्तर पर विचार मंथन हुआ है, ठीक है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग लेने का अवसर मिला है। उपलब्ध था। शीर्ष से लेकर के शीर्ष से लेकर के बड़े से बड़े शिक्षा निचले में, स्तर तक के हाँ, अनेक व्यक्तियों को संस्थाओं जोड़ा ने गया। बड़ी बड़ी बैठकें की, जी। देश भर में गए जो संस्थाएं थीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कुछ देना चाहता था उसे भी सम्मान दिया गया। ठीक। और ये जो प्रक्रिया है एक दूसरे से पूछने की, जांचने की, लोगों को समझने की, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इस बार हुई है। ठीक है। ऐसा पहले नहीं हुआ। सर, अब उच्च शिक्षण संस्थाओं की अगर बात करें और भारतीय उच्च शिक्षा की बात करें, तो पहली बार हमने देखा कि रैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की गई NIRF के जरिए, रैंकिंग फ्रेमवर्क के जरिए, जिसमें भारत के भी 10 शिक्षण संस्थान के नाम आए, हमने देखा। इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उच्च शिक्षा में जब हमारे देश का युवा अपनी डिग्री लेकर के जब पास होकर के जाए, तो उसको एक सुरक्षित भविष्य मिले, उसको ये चिंता नहीं रहे कि मैं कमाऊंगा कैसे, अपना परिवार कैसे चलाऊंगा। इसके लिए आप मान रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण कदम है? नहीं, देखिए, मैं एक बात इसको यूँ लेते हैं जी। कि उच्च शिक्षा में निजीकरण बहुत ज़रूरी हो गया है। हुआ है, खूब ज़ोरों से हुआ है, स्कूल शिक्षा में भी हुआ है। जी। लेकिन अब निजीकरण में विद्यार्थी को ये पता नहीं होता कि वो किस संस्था में जाए, किस में न जाए। जी। इसलिए उनका एक्रेडिटेशन, उनकी रैंकिंग बड़ी आवश्यक है, और वो हर विद्यार्थी को मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल। एक समय था जब कुछ बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे जिनकी अपनी साख थी, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, और भी बहुत से हैं, बम्बई विश्वविद्यालय है। अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे संस्थान भी आ गए
जो बंद हो गए, जैसे एमबीए के बहुत से कॉलेज, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस, के तमाम सारे ऐसे कॉलेज जो ऐसा होता है जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी तो वे लोग भी आए जिन्हें शिक्षा से नहीं कोई मतलब था, वे ये सोच कर आए कि इससे अच्छी तरह से हम कुछ कमाई कर सकते हैं। जी तो विद्यार्थियों को फीस तो आपने ली, मगर जो ज्ञान देना था, जो कौशल देना था, वो आपने दिया नहीं। तो उसके बाद 4-5 साल बाद उनको कहीं पर किसी ने स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल। जब हम ये सुनते हैं कि हमारे यहाँ पर एमबीए के या इंजीनियरिंग के केवल 10% या 7% ग्रेजुएट्स ही इस लायक होते हैं कि उन्हें काम दिया जा सके, जी तो ये बहुत कष्टदायक स्थिति है। बिल्कुल। एक युवा 4 वर्ष पढ़ता है और बाहर निकल कर पाता है कि वो तो किसी लायक हुआ ही नहीं। ये उसके साथ अन्याय है। अब क्या होगा, जब रैंकिंग होगी, सब होगा, तो लोगों को अंदाज रहेगा कौन कहाँ पर है, और उससे एक और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी पैदा होगी। ठीक है। मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर हूँ तो निश्चित रूप से मैं आगे आने का प्रयास करूँगा, और ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बना है, जी ये बहुत बड़ा नवाचार है और गुणवत्ता पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। पड़ेगा। सर, उच्च शिक्षण संस्था हो चाहे स्कूली शिक्षा हो, हमने देखा कि बच्चों के ऊपर एक तरह का दबाव पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से आत्महत्याओं के प्रकरण और मामले आ रहे हैं रिजल्ट के माध्यम से, वो परिवार के स्तर पर हो, चाहे समाज के स्तर पर हो, चाहे वृहद शिक्षा के स्तर पर हो, तो आप मान रहे हैं कि ऐसी व्यवस्थाओं को के लिए भी कुछ काम किया जाना चाहिए। काम किया क्योंकि गया। कोटा में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर बताया जाता है कि इंस्टीट्यूट्स में लाखों की फीस रहती है। माँ बाप अपने घर की ज़मीन बेच देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जब बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाता है, IIT चाहे वो चाहे कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, तो उसमें बच्चा एकदम निराश हो जाता है। इस स्तर पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, आपको लगता है? इसका अध्ययन थोड़ा मैंने भी किया है जी। और मंत्रालय ने इसके लिए कदम भी उठाए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हर विद्यार्थी की रुचि किस क्षेत्र में है, इसका स्कूल अवलोकन करे, ठीक। उसका रिकॉर्ड बनाए, माता पिता भी देखें और स्कूल माता पिता को बताए। जैसे कि एक बच्चा है जो मान लीजिए म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, उसके पिताजी जब उससे कहते हैं कि तुम्हें इंजीनियरिंग में बैठना है, तो ये उस बच्चे की प्रतिभा को नीचे ले आता है। बिल्कुल। तो कोई बच्चा म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, जी। लेकिन हम कहते नहीं तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना है। तो ये एक प्रोसेस हमारे यहाँ हो रही है, क्योंकि जो माता पिता पढ़े लिखे हैं और जो समझते हैं कि बाहर जो प्रतिस्पर्धा कितनी कठिन है, वे बच्चों पर कई बार अपनी इच्छाएं थोपते हैं। इससे बहुत बड़ा दबाव होता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं ये बात कह रहा हूँ जी। कि कोटा में एक बच्ची 17-18 साल की होगी, उसने परीक्षा पास कर ली, मगर इस भय से कि मुझे वो विषय 4 साल पढ़ने पड़ेंगे जिनमें मेरी रुचि नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली। ये कितना हृदय विदारक घटना है। बिल्कुल। कि उसको आप कोटा ले गए, वहीं वो रहती थी, लोग अपना वहाँ जाके रह जाते हैं 2 साल। तो इसमें स्कूल बहुत बड़ा काम कर सकता है, माता पिता को बताता रहे। सरकार ने इसके लिए कहा है कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए बच्चों का, कई बार होना चाहिए। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि NCERT जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे करती है, वो भी इस बात को ध्यान में रखे कि बच्चों की कॉम्पिटेंस भी देखें, किसमें किसकी क्षमता है। मुझे अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे उधर जाना चाहिए, मुझे देश को तो भाषाविद भी चाहिए, देश को संगीत वाले लोग भी चाहिए, देश को चित्रकार भी चाहिए। तो यहाँ पर हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, मगर जब एप्टीट्यूड टेस्ट आएंगे, इन घटनाओं का अनुभव होगा, तो निश्चित रूप से माता पिता का भी एक तरह से ट्रेनिंग होगी जी। कि भाई आप अगर जीवन में इंजीनियर नहीं बन सके तो उसे बच्चे पर मत लादिए, बिल्कुल। ये वो बहुत जहाँ ही जाना महत्वपूर्ण चाहे है। जीना जी। चाहिए। ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सही है कि प्रतिस्पर्धा बाहर बहुत बड़ी है, माता पिता चिंतित होते हैं कि आगे चलकर ये क्या करेगा। और अब मैं समझता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उससे बच्चों की अभिरुचि के अनुसार अपने क्षेत्र में जाने के लिए एक नया रास्ता खुला है जी। और संभवतः ऐसी घटनाएं कम हों। और इसमें भी जो एक कंपैरिजन की जो भावना होती है कि पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा 80% लेके आया, तुम क्यों नहीं लेकर के आए, इस तरह की चीज़ों को भी ऊपर उठना होगा। ये भी समाज में इस तरह की सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है, आप मान रहे हैं? नहीं, इसकी समस्या इतनी है कि कोटा में टेस्ट रोज होता है। कोटा तो शहर ही बदल गया जी। शहर की कल्चर बदल गई, हाव भाव बदल गया। तो वहाँ पर बच्चे का टेस्ट होता है हर हफ्ते में 2 बार। अब टेस्ट में कभी आपके 80 नंबर आएंगे, कभी 72 आएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पिताजी भी मौजूद हैं, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जी। तो ये जो दबाव है, इस दबाव का एक और भी बड़ा कारण, मान लीजिए एक परीक्षा में 6 लाख बच्चे बैठे,
और 50 राज चुन लिए गए। तो वो जो 5,50,000 हैं वो जीवन भर अपने मन में एक तनाव और बना संताप रहता लेकर है के रहेंगे कि और ये हम अफसोस नहीं बना रहता है कि हम वहाँ पर असफल हो गए थे। तो ये असफलता का बोझ बच्चे पर नहीं लादना चाहिए और उसका यही तरीका है कि उसके बाद जानिए, पूछिए, उसे कहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें अगर व्यक्ति जाए और महारत हासिल करे, पूरी तरह लग जाए, तो आगे न आगे ना बढ़ बढ़ सके। जाएगा। सर, हमेशा वो- बढ़ा है, बिल्कुल। हमेशा रहे। सर, बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा एक चीज़ में कि अमूमन जब ऐसा होता है कि सरकार बदलती है तो जो शिक्षा की नीतियाँ रहती हैं उसमें भी बदलाव कर दिया जाता है। कैसे देख रहे हैं आप इन 2 सालों में केंद्र सरकार ने शिक्षा की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया है और क्या कहेंगे, उसका आकलन कैसे करेंगे एक शिक्षाविद होने के नाते? मैंने इसका अनुभव किया है। हम लोगों ने मैं एनसीईआरटी का निर्देशक था। जी। उस समय 2004 में हमने एक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाया था जिसमें इन सब बातों का ध्यान रखा था कि बस्ते का बोझ कैसा है क्या है। जब मई 2004 में सरकार बदली तो उन्होंने 15 दिन में एक आदेश दिया कि वो पाठ्यक्रम तुरंत बदला जाएगा, सारी पुस्तकें बदली जाएंगी और यहाँ तक किया कि कुछ किताबें जो 10 साल पहले की थी उन्हें स्कूलों में भेज दिया। ये एक बड़ी आशाजनक स्थिति है कि इस बार सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। 2005 में जो पाठ्यक्रम बना था आज भी वही चल रहा है। सरकार एक तरीके से चली है, वे शिक्षा नीति बना रहे हैं। शिक्षा नीति बनेगी, उसके बाद वो फाइनलाइज होगी, जहाँ जहाँ उसको जिसको देखना होगा वो देखेगा। जी। उसके बाद शायद, मैं नहीं जानता, शायद नया पाठ्यक्रम बनने की बात हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अनुकरणीय होनी चाहिए सभी सरकारों के लिए कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बदलने पर आप बिना सोचे समझे कुछ चीज़ों को निरस्त कर दें, ये ठीक नहीं। और ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि किसी को किताबें बदली हो, ये किया हो, ऐसा नहीं किया। हाँ, ये अपनी जगह सही है कि स्कूलों का पाठ्यक्रम हर 5 साल बाद बदलना चाहिए। ठीक है। अब तो 2005 के बाद 10 साल हो गए हैं, तो सब शिक्षाविद मानते हैं कि बदलना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इतना कुछ बदला है। सामाजिक परिवर्तन हुए, शिक्षा को उसका उत्तर देना होता, तकनीकी परिवर्तन हुए, आज इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई है कि स्कूल का स्वरूप ही बदल गया। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदला और अब हाँ। हम उम्मीद ऐसी करते हैं कि केंद्र सरकार आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर नीतियां बनाए और उन नीतियों का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन हो ताकि और बेहतर भारत की तस्वीर निकल करके आ सके। राजपूत साहब, आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो बातचीत की, जो समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। तो ये थे प्रोफेसर JS राजपूत, जिन्होंने केंद्र सरकार के 2 साल की शिक्षा के क्षेत्र की नीतियों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में और चुनौतियों के बारे में हमें जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार खासकर से शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रभावी नीतियां बनाएगा और भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। लोकसभा टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।